प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको सजीवों में होने वाले श्वसन के बारे में मैं आपको बताऊंगा और हमारा मेन फोकस होगा मानव में श्वसन। तो सबसे पहले देखिए, श्वसन है यानी जिसको कि रिस्पायरेशन कहते हैं। श्वसन की डेफिनेशन क्या होती है, श्वसन की परिभाषा क्या होती है। श्वसन अक्सर बच्चे कह देते हैं कि सांस लेना श्वसन कहलाता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि वायुमंडल से वायु को फेफड़े के अंदर लेना, फेफड़े से वायु को फिर बाहर निकालना, ये श्वसन कहलाता है। जबकि ये प्रक्रिया जो है ये श्वसन नहीं कहलाती है, यह प्रक्रिया ब्रीथिंग कहलाती है। सांस लेना जिसको हम कहते हैं, सांस लेना, सांस लेना यानी इसको इंग्लिश में ब्रीथिंग कहते हैं, ब्रीथिंग। और श्वसन को रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि श्वसन एक अलग है और सांस लेना यह श्वसन का एक भाग है। तो जो कुछ बच्चे कहते हैं कि वायु को हम फेफड़े के अंदर लेना, फिर फेफड़े से वायु को बाहर निकालना, वो जो है श्वसन नहीं कहलाता है, बल्कि वो सिर्फ श्वसन का एक भाग है, यानी कि सांस लेना जिसको ब्रीथिंग कहते हैं, वो ब्रीथिंग कहलाता है। तो श्वसन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा में जब देखें तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो श्वसन की परिभाषा जो है वो ये इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पन्न होना श्वसन कहलाता है। वापस सुन लीजिए, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पन्न होना श्वसन कहलाता है। श्वसन ये सभी जीवों में होता है, श्वसन सभी जीवों में होता है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, श्वसन सब में पाया जाता है। हालांकि श्वसन को ऑक्सीजन का उपयोग अथवा उपयोग के आधार पर श्वसन को जो है ये दो भागों में बांट दिया गया है। श्वसन एक तो कहते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरा कहते हैं अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो इसके नाम के आधार पर इसकी डेफिनेशन स्पष्ट है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को एरोबिक रिस्पायरेशन यानी वायवीय श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन यानी एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो अवायवीय श्वसन है ये प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है तथा कुछ कवकों में भी अवायवीय श्वसन पाया जाता है। बाकी अन्य जीवों में वायवीय श्वसन पाया जाता है। वायवीय श्वसन में अधिक मात्रा में ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होती है, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का प्रोडक्शन अपेक्षाकृत बहुत कम होता है।
कितना होता है वो मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जब C6H12O6 ऑक्सीजन की जब पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है, तो इससे 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि ये एरोबिक रिस्पायरेशन की बात मैं कर रहा हूं। एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में जब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो इससे 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है। और जबकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी कि एनारोबिक रिस्पायरेशन में होता क्या है कि इसमें केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये स्टेप में बताना आपको भूल गया, वापस एक बात सुन लीजिए कि वायवीय श्वसन में यानी जब ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज के एक अणु का 1 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के एक अणु का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उससे 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। और जबकि अवायवीय श्वसन में यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज के एक अणु का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो उससे केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। अब कैसे होती है इसका पूरा प्रोसीजर जो है ये हम आपको अगले लेसन में, जहां पर आपका प्लांट्स में इंस्पायरेशन उसके बारे में हम आपको बताएंगे, वो लेसन हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल एक फंडामेंटल नॉलेज के रूप में ये आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज के एक अणु के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38 एटीपी एनर्जी प्राप्त होती है, और एनारोबिक रिस्पायरेशन में अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से केवल 2 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो पाती है। तो अब अगला स्टेप हम आपको बता रहे हैं कि रिस्पायरेशन जो है हमने आपको बताया कि ये सभी जीवों में होता है। अब कुछ जीव हैं उनमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है और अधिकांश जीव हैं जिनमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। तो अब पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी शोषण करते हैं। जिस प्रकार से जंतु शोषण करते हैं उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी शोषण करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं, अक्सर बच्चे जो है इस चीज को गलत समझ जाते हैं और उनसे जब ये प्रश्न हम पूछते हैं कि हम श्वसन क्रिया में कौन सा गैस यूज करते हैं, तो जवाब देते हैं ऑक्सीजन गैस हम यूज करते हैं, जो कि सही है। फिर हम पूछते हैं कौन सी गैस हम रिलीज करते हैं, निकालते कौन सा है, तब वो बताते हैं CO2, ये भी सही है। यानी हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं और CO2 को रिलीज करते निकालते हैं। लेकिन जब हम यही चीज पूछते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सा गैस यूज करते हैं और कौन सा गैस रिलीज करते हैं, तो यहां पर बच्चे जो है भ्रमित हो जाते हैं और वो ये बता देते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में CO2 यूज करते हैं और O2 रिलीज करते हैं, ऐसा वो बता देते हैं कि हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा बच्चे बताते हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है।
जिस प्रकार से जंतु श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में CO2 ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये ध्यान में रखना है, इस चीज को कभी भूलना मत इसको। अब देखिए पेड़ पौधे जो है, अच्छा अब बच्चे सुने होते भाई पेड़ पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिससे वातावरण हमारा शुद्ध रहता है। तो ये प्रक्रिया जो है जिसमें कि पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, वह प्रक्रिया श्वसन नहीं है, वह प्रक्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया वो होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे CO2 लेते हैं और O2 छोड़ते हैं, ना कि श्वसन में। इस चीज को दिमाग में रखना, आप ये मिस्टेक मत करना। अब देखिए श्वसन हम जीवों के लिए क्यों आवश्यक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। श्वसन सजीवों के लिए आवश्यक क्यों है? बच्चे जवाब देते हैं, अगर उनसे पूछा जाए श्वसन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो कहते हैं श्वसन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। ये कोई जवाब नहीं है कि श्वसन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। इसका आपको रीजन देखिए, कोई भी क्वेश्चन है अगर पूछा जाता है यदि ऐसा हो तो क्या होगा, तो इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में पहले आप रीजन कारण बताइएगा। अगर ऐसा होगा तो ये कारण, ये प्रक्रियाएं होंगी, ये घटनाएं घटेंगी जिसके वजह से ये परिणाम उसका हो जाएगा, ऐसा आपको बताना चाहिए। तो श्वसन से हमको क्या बेनिफिट है? श्वसन में होता क्या है? श्वसन में कार्बोहाइड्रेट का यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। हम सजीव हैं, ये टेबल जो है निर्जीव है, डस्टर जो है निर्जीव है। क्या अंतर है? सबसे मेन अंतर है कि हमारी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहता है, इसमें एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है हम लोगों में यानी सजीवों में। तो यही रिस्पायरेशन का महत्व है। रिस्पायरेशन श्वसन से क्या हमको यूज है, बेनिफिट है कि श्वसन क्रिया में भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से हमको ऊर्जा मिलती है जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। अगर यही श्वसन क्रिया ना हो, ऊर्जा का उत्पादन बंद हो जाए हमारी कोशिकाओं में, सेल्स में, तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये महत्वपूर्ण चीज हमने आपको बताया। अब इसके बाद देखिए श्वसन के प्रकार हमने आपको बताया कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, दोनों में अंतर देख लीजिए भाई। पहला अंतर क्या हो गया कि एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन के यानी एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट, वायवीय श्वसन में कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी मात्रा में कितनी होती है भाई? ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है वायवीय श्वसन में, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से केवल 2 ATP ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें 38 ATP। तो पहला अंतर हो गया कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा क्या है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के अपूर्ण ऑक्सीकरण से केवल 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला पॉइंट देखिए क्या है,
ये हमने आपको 2 बताया। तीसरा पॉइंट क्या है? वायवीय शोषण यह अधिकांश जीवों में पाया जाता है, जबकि अवायवीय शोषण ये केवल प्रोकैरियोटिक जीव जैसे आपका बैक्टीरिया है, नीलहरी शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है, और ये तो प्रोकैरियोटिक जीव है, इनमें पाया जाता है अवायवीय शोषण। इसके अलावा कुछ कवक जैसे ईस्ट वगैरह होते हैं, उनमें भी अवायवीय शोषण पाया जाता है। चौथा पॉइंट, तीसरा आपने क्या बताया? वायवीय शोषण अधिकांश जीवों में पाया जाता है, जबकि अवायवीय शोषण केवल प्रोकैरियोटिक जीव और कुछ कवकों में पाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या अंतर आप लिखेंगे भाई कि वायवीय शोषण यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। कहां पर? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और अवायवीय शोषण जो है ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। अगला अंतर, चौथा अंतर क्या है? वायवीय शोषण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, अवायवीय शोषण कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला अंतर आप क्या बताएंगे? वायवीय शोषण जो है, वायवीय शोषण में क्रेब चक्र और ईटीएस यानी इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, वायवीय शोषण में क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र भी पाया जाता है, जबकि अवायवीय शोषण में क्रेब चक्र और ईटीएस नहीं पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर हमने आपको बताए वायवीय और अवायवीय शोषण में। चलो, अब ये तो सामान्य आपको मतलब एक सामान्य जानकारी हमने शोषण के बारे में हमने आपको आज अभी बताया है। अब हम अपने मानव में शोषण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो मनुष्य एक यूकेरियोटिक प्राणी है। देखिए, कई बार, हालांकि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कई बार बताया गया है आप लोगों को, लेकिन एक बार वापस मैं आपको बता रहा हूं प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकेरियोटिक क्या है। प्रो माने होता है प्राचीन, प्रो मीन्स होता है सबसे पहले, और सबसे पहले का मतलब हो गया प्राचीन। तो प्रोकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक का मतलब होगा प्रो प्लस कैरियन, और यूकेरियोटिक का मतलब होता है यू माने होता है वास्तविक, यू प्लस कैरियन, कैरियन माने होता है केंद्रक, प्रो माने होता है प्राचीन या पहले, और यू माने होता है वास्तविक या सत्य। यू मतलब होता है सत्य, प्रो माने होता है प्रोकैरियन यानी सबसे पहले जो केंद्रक का निर्माण हुआ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति के समय सबसे पहले जो केंद्रक बना था उसको कहेंगे प्रोकैरियन। यानी तो ऐसी कोशिका जिसमें अविकसित प्राचीन केंद्रक पाया जाता है वो हो गया प्रोकैरियोटिक। और सरल भाषा में आप समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया वह कोशिका जिसमें बिना झिल्ली वाला केंद्रक पाया जाए, वह कोशिका जिसमें बिना झिल्ली वाला केंद्रक पाया जाए प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाता है। और यूकैरियोटिक मतलब वह कोशिका जिसमें दोहरी झिल्ली वाला केंद्रक पाया जाए। तो दोहरी झिल्ली वाले केंद्रक को वास्तविक केंद्रक कहा जा सकता है, और बिना झिल्ली वाले केंद्रक को प्रो केंद्रक कहा जा सकता है। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या हो गया? सबसे मेन अंतर हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? वह कोशिका जिसमें बिना झिल्ली वाला केंद्रक पाया जाए प्रोकैरियोटिक,
और जिसमें दोहरी झिल्ली वाला केंद्र पाया जाए यूकेरियोटिक कोशिका। तो जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा आदि को छोड़ करके बाकी सारे जीव यूकेरियोटिक हैं। एक चीज और ध्यान रखना, सारे प्रोकैरियोटिक जीव जो है एक कोशिकीय होते हैं। ध्यान में रखना, सारे प्रोकैरियोटिक जीव एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन सभी एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब हैं एक कोशिकीय हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये यूकेरियोटिक है। तो ये ध्यान में रखना कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव जो है एक कोशिकीय होते हैं, लेकिन सभी एक कोशिकीय जीव प्रोकैरियोटिक नहीं होते। चलो आगे चलते हैं। अब श्वसन, मानव में श्वसन के बारे में देखें तो मानव जो है यूकेरियोटिक जीव है, जिसमें बाह्य श्वसन पाया जाता है। बाह्य श्वसन का मतलब कि मनुष्य जो है बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और जबकि जो जलीय जंतु होते हैं, अधिकतर जलीय जंतु जो होते हैं वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। उनके अंदर जो उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो इस प्रकार से एडॉप्ट होता है कि वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, ग्रहण कर सके। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, यानी जो जीव हैं, जंतु हैं, इन स्थलीय जंतु जो हैं, उनका शरीर इस प्रकार से बना होता है, उनका रिस्पायरेटरी सिस्टम इस प्रकार से होता है कि वो बाहरी वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण कर सके। तो हम लोगों के बॉडी में बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए मुख्य श्वसनांग के रूप में, यानी मेन रिस्पायरेटरी ऑर्गन के रूप में 1 पेयर लंग्स पाया जाता है। 1 पेयर लंग्स। ये देखिए, ये राइट लंग्स है, सॉरी ये लेफ्ट लंग्स है और ये राइट लंग्स है, यानी बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा। तो एक जोड़ी फेफड़ा हमारी शरीर में पाया जाता है मुख्य श्वसन अंग के रूप में। यानी हम लोगों का मुख्य श्वसनांग क्या है? फेफड़ा है हम लोगों का। जो बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा ये 2 पालियों का बना होता है। पाली का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करो ये ऐसी कोई रचना है ऐसे, तो ये इसको हम एक पाली कहेंगे। लेकिन मान लो सपोज करो कि ये इस प्रकार से कहीं ऐसे हो गया, तो इसको 2 पाली हम बोल देते हैं। ये 2 पालियों का बना होता है। तो हमारा जो लेफ्ट लंग्स है ये 2 बाइलोब्ड होता है। राइट लंग्स ये बाइलोब्स। बाइलोब्स मतलब द्विपालित, 2 पालियों का बना होता है। और सॉरी गलत बोल गया भाई, ये लेफ्ट लंग, वापस एक बार देख लीजिए, लेफ्ट लंग्स। बायां फेफड़ा जो है ये 2 पालियों का बना होता है, ये बाइलोब्ड होता है। लेफ्ट लंग जो है ये द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है। जबकि जो दायां फेफड़ा है यानी राइट लंग्स जो है ये ट्राइलोब्स होता है। ट्राइलोब्स यानी त्रिपालित, 3 पाली का बना होता है। अब इसकी संरचना देखिएगा, लंग्स की संरचना क्या है। ये यहां पर हमने एक चित्र बनाया, डायग्राम हमने बनाया है। ये श्वसन रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक हमने यहां पर डायग्राम बना रखा है। तो श्वसन की प्रक्रिया में, यानी सांस लेने की प्रक्रिया में, ब्रीथिंग की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय वायु को नाक के रास्ते से हम अंदर लेते हैं उसको।
जो हमारे दो छिद्र होते हैं इसे नासा छिद्र कहते हैं। तो नासा छिद्र आगे चल करके नाक की जो अंदर की जो दीवार है इसमें रोम पाए जाते हैं तथा इसमें म्यूकस सेल्स पाई जाती है। म्यूकस सेल्स का मतलब चिपचिपे तरल का स्राव करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको म्यूकस सेल या श्लेष्मा कोशिका कहते हैं। तो ये नाक के अंदर श्लेष्मा कोशिकाओं का श्लेष्मा का स्राव होता रहता है, जिससे कि जब हम सांस लेते हैं तो वायु में उपस्थित जो सूक्ष्म कण होते हैं वो कण इसी श्लेष्मा में उलझ करके रह जाता है और अंदर नहीं जा पाता। तो हमारे नाक के नासा छिद्र के अंदर जो है बाल होते हैं। बाल क्या करते हैं, ये बाहर से आने वाले यानी वायु के साथ आने वाले कुछ बड़े कणों को अंदर जाने से रोक देते हैं, जबकि जो म्यूकस यानी श्लेष्मा का जो स्राव होता है नाक के अंदर वो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों को अंदर जाने से रोकती है। तो वायु जो है नासा छिद्र से नासा गुहा, देखिए आप वायु पहले तो नासा छिद्र में आया, नासा छिद्र, नासा छिद्र से नासा गुहा में आया, नासा छिद्र यहां से नासा गुहा। अब ये नासा गुहा से अंदर होते हुए ये हमारे ग्रसनी में पहुंचता है, ग्रसनी में पहुंच जाता है। अब ग्रसनी को हमने आपको बताया था कि ग्रसनी जो है ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का सम्मिलित भाग होता है। तो जैसे आप लोग मान लीजिए जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल का जैसे ऐसे चित्र हमने बनाया था, तो अब यहां पर जो है ऐसे यहां पर ये संरचना जो हमने यहां बना रखा है ये ग्रसनी से जा करके अंदर ऐसे जुड़ा जाता है। अब ये वायु इस ग्रसनी से होते हुए यहां अंदर प्रवेश करती है, इसके अंदर देखिए कंठ से होते हुए ये श्वसन नली में प्रवेश कर जाती है। श्वसन नली जो है ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिकाकार रचना होती है, जिसके अंदर उपास्थि के बने हुए अंग्रेजी के सी आकार की छल्ले लगे होते हैं। देखिए आप ये जो इधर उपास्थि का छल्ला लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो है ये उपास्थि का बना हुआ छल्ला होता है। ये छल्ला करता क्या है, ये छल्ला जो है सांस लेने के समय जो है श्वसन नली को आपस में चिपकने से बचाती है। अगर ये छल्ला ना हो बीच में, ये श्वसन नली जो हम सांस लेते हैं ना ऐसे चिपक जाएगी, चिपक सकती है। तो ये उपास्थि का छल्ला जो है ये श्वसन नली को चिपकने से बचाती है। अब यहां से ग्रसनी से श्वसन नली में वायु आया। अब श्वसन नली आगे चल करके दोनों फेफड़ों में विभाजित हो जाती है। देखिए एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, इसको कहते हैं श्वसनी। ये जो दो ब्रांच हैं इसके दो मुख्य ब्रांचों में जो डिवाइड हो रही है, इन ब्रांचों को कहते हैं श्वसनी। अब ये श्वसनी आगे चल करके देखिए ये श्वसनी है, ये आगे चल करके और पतली पतली शाखाओं में डिवाइड हो रही है। देखिए आप यहाँ पर इन पतली पतली ब्रांचों को शाखाओं को श्वसनिका कहते हैं। ठीक है, श्वसनी यानी कि श्वसन नली, उसकी दो ब्रांच, दोनों ब्रांचों को श्वसनी कहेंगे। श्वसन नली, श्वसनी, श्वसनिका, इस चीज को ध्यान रखना, इसको श्वसनिका कहते हैं। अब ये वायु जो है ये आ जाता है फेफड़े के अंदर। अब फेफड़े के अंदर जो है जैसे
अंगूर का गुच्छा आपने देखा होगा, अंगूर के गुच्छे के समान दोनों फेफड़े में लगभग 60 करोड़ रचनाएं पाई जाती हैं। दोनों फेफड़े में लगभग यानी अंगूर के गुच्छे के समान लगभग 60 करोड़ रचनाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं को वायु कूपिका कहते हैं। वायु कूपिका यानी फेफड़ा जो है वायु कूपिका का बना होता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं फेफड़े की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई वायु कूपिका हो गई। ठीक है, और इसी वायु कूपिका में ही गैसों का आदान प्रदान होता है। इसी वायु कूपिका में, अब वायु कूपिका क्या है वापस देखिए, वायु कूपिका किसे कहेंगे तो आप बताएंगे। हमारे प्रत्येक या मानव के प्रत्येक 2 फेफड़े होते हैं, प्रत्येक फेफड़े में लगभग 60 करोड़ अंगूर के गुच्छे के समान रचनाएं पाई जाती हैं। इन रचनाओं को वायु कूपिका कहते हैं। वायु कूपिका जो है ये श्वसन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यही वायु कूपिका जो है, इसी में देखिए ऑक्सीजन वायु कूपिका में आता है। सपोज करो ये वायु कूपिका है, ये वायु कूपिका है, तो वायु कूपिका में ऑक्सीजन जो है इसमें प्रवेश करता है। फेफड़े जो हम ऑक्सीजन भरते हैं वायु कूपिका में आकर के ये यहाँ पर प्रवेश कर जाता है। वायु कूपिका में कैसे करता है वो प्रक्रिया हम आपको आगे बताएंगे। ऐसे डायरेक्टली यहाँ आके सीधे यहाँ प्रवेश कर गया, वो कैसे करता है उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अब यहाँ वायु कूपिकाओं में जो है यानी रुधिर केशिकाओं का जाल पर घना जाल होता है। रुधिर केशिका, केशिका का मतलब क्या है कि जो रुधिर ले जाने वाली, जो शुद्ध रुधिर ले जाने वाली मुख्य धमनी होती है उसे कहते हैं यानी महाधमनी। महाधमनी आगे चल करके कई ब्रांचों में बढ़ती उसे कहते हैं धमनी। धमनियां आगे चल करके फिर कई छोटे छोटे ब्रांचों में बन जाती हैं, उसे कहते हैं धमनिका। और धमनिकाएं भी आगे चल करके लगभग 2 mm लंबी रचनाओं में डिवाइड हो जाती हैं। उन 2 mm वाली रचनाओं को हम कहते हैं केशिका। कोशिका नहीं बल्कि केशिका। यानी अब आप यूं देखिए, जैसे ये मान लीजिए, सपोज करो कि ये धमनी है, सपोज करो ये धमनी है। धमनी आगे चल करके फिर ऐसे कई छोटी छोटी शाखाओं में ऐसे बढ़ जाती है। तो ये तो हो गई धमनी, और इसको हम क्या कहेंगे धमनिका। धमनिका, अब ये धमनिका भी आगे चलते क्या हो लगभग 1 mm लंबाई वाले छोटी छोटी ऐसे रचनाओं में ऐसे बढ़ जाती हैं। इन रचनाओं को कहा दिया जाता है केशिका, रुधिर केशिका। ठीक है, तो वायु कूपिकाओं में ये रुधिर केशिकाओं का जाल पाया जाता है जिसमें रुधिर बहता रहता है। तो ये ऑक्सीजन फेफड़े की वायु कूपिका से रुधिर में आती है और रुधिर के माध्यम से ये कोशिका के अंदर चली जाती है। इस प्रक्रिया को हम आपको बाद में बताएंगे कैसे कोशिका के अंदर जाती है इसमें। और फिर कोशिका से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वो विभिन्न तरीकों से आते हुए वापस इस रुधिर केशिका के अंदर प्रवेश करता है CO2, और CO2 प्रवेश करने के बाद ये वायु कूपिका में आता है। और वायु कूपिका से देखिए ये CO2 वायु कूपिका में, वायु कूपिका से फिर ये बाहर कर दिया जाता है। तो ये जो वायु कूपिका है, वायु कूपिका के अंदर इसी प्रकार से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। इसके बारे में हमने आपको कोई भी डिटेल में नहीं बताया, इसकी सामान्य जानकारी मैंने आपको भी दिया है। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बाद में बताएंगे। तो
ये मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र है। आपके पास बुक होगा, बुक में भी आप लोगों को देखेंगे इसी प्रकार से बना होगा। और इसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में हमने आपको बताया। और श्वसन है क्या, श्वसन का से हमको लाभ क्या है, उसके बारे में हमने आपको सामान्य जानकारी दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको श्वसन के बारे में और गहराई में हम बताएंगे कि श्वसन की क्रियाविधि किस प्रकार से वायु फेफड़े के अंदर आता है और किस प्रकार से फेफड़े से वायु को बाहर हम निकालते हैं, इसकी प्रक्रिया के बारे में, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में हम आपको अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।